हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जो चैप्टर था उसका एक पार्ट बन चुका है। पार्ट 1 आपको ऊपर आई बटन में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर आएंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 2, ठीक है। और इसी पार्ट 2 में ये चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। सारी मीनिंग्स वगैरह सारे मतलब मैंने इसमें बता के रखे हैं। इसमें उद्देश्य क्या थे नेशनलाइजेशन के? राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब देखिए ये राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, उसके उद्देश्य वगैरह उसकी मीनिंग हम पार्ट 1 में दे दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना है कि नेशनलाइजेशन जो राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। पहले तो आप जान लीजिए, सबसे पहले 14 बैंक नेशनलाइज हुए, फिर 6 और बैंक नेशनलाइज हुए, तो हो गए 20 बैंक नेशनलाइज हो गए। उसमें से 2 बैंक ऐसे थे जो आपस में मिल गए। एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो मिल गया पीएनबी से, तो इसमें से 2 यूनिट निकल के तो 18 बची, 1 यूनिट बन गई। तो 1 यूनिट जुड़ने के बाद कितने नेशनलाइज बैंक हो गए? अब 19। ये जो 19 नेशनलाइज बैंक हैं, ये जब नेशनलाइजेशन हुआ तो ये अच्छा हुआ या बुरा, या नेशनलाइजेशन अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इसी चीज़ पे आज डिस्कस करने वाले हम लोग। तो कुछ लोग थे जिन्होंने कहा नेशनलाइजेशन एक अच्छी बात है, और कुछ लोग थे जिन्होंने कहा एक अच्छी बात नहीं है। देखिए हर चीज़ को विरोध करने वाले लोग भी होते, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे ये अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कह रहे थे बुरी चीज़। तो क्यों अच्छी है क्यों बुरी है, किसने कहा ये तो नहीं पता, लेकिन किस वजह से अच्छा और बुरा कहा गया उसकी वजह बताई जा सकती है, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स इन फेवर, मतलब नेशनलाइजेशन क्यों अच्छा है उसकी वजह बताइए। और दूसरा है आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट, मतलब नेशनलाइजेशन के विरोध में क्यों है बातें, वो बताइए, ठीक है। तो 2 अलग अलग बातें हैं बेटा, दोनों को हम लोग देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके, ठीक है। अब अपने पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं आर्गुमेंट्स इन फेवर, मतलब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बताती हैं कि नेशनलाइजेशन जो हुआ वो अच्छी बात है। यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक क्रेडिट इन नेशन इंटरेस्ट, मतलब बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसी है, जो लोन देने की फैसिलिटी है, या जितना वो लोन लोगों को प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ देश के हित में ही प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर आ जाते हैं, मतलब ऐसे बैंक जो गवर्नमेंट के हैं, वो सिर्फ पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करने लगेंगे, सिर्फ पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करने लगेंगे, ठीक है। दूसरा इंटर बैंक कंपटीशन, अगर सारे बैंक नेशनलाइज हो जाएंगे तो बैंकों का कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। कंपटीशन ख़त्म होने से एक दूसरे के कंपटीटर नहीं बनने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव वगैरह नहीं आएगा। अब नेशनलाइजेशन का थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए नेशनलाइजेशन होता है मतलब कि कोई प्राइवेट बैंक है, उसका सारा शेयर्स
सारे अधिकार, ओनरशिप, सब कुछ किसको दे देना? गवर्नमेंट बॉडी को दे देना, पब्लिक सेक्टर को दे देना। यही होता है नेशनलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अगर प्राइवेट बैंक देश का बैंक हो जाएगा, गवर्नमेंट का बैंक हो जाएगा, तो गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉफिट कमाएगी वो देश के हित में यूज़ करेगी। तो देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक प्रॉफिट इन नेशन इंटरेस्ट, देश के हित में यूज़ होगा, इन नेशन इंटरेस्ट। अगला, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे कि एग्रीकल्चरल बैंक, रूरल नाबार्ड हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये कुछ स्पेशल बैंक्स होते थे, उसमें वृद्धि होगी। जिस काम के लिए जो बैंक बनाया जाएगा वही काम करेगा, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, अगर बैंक से प्रॉफिट ज़्यादा होगी गवर्नमेंट को तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन, और कंट्री की कैपिटल बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, जितना इंटरेस्ट ज़्यादा कमाएगी, उतनी कैपिटल ज़्यादा बनेगी कंट्री की। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नेशनलाइजेशन पूरी तरह से करना अच्छी बात नहीं है, जो कि हुआ भी नहीं है। सारे बैंक नेशनलाइज नहीं है, प्राइवेट बैंक भी हैं और सरकारी बैंक भी हैं। ठीक है। तो नेशनलाइजेशन सिर्फ 19 बैंक्स हुए हैं तो बहुत सारे बैंक इंडिया में। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा पूरी तरह से नेशनलाइज मत करिए, सारे बैंकों को सरकार का ही बैंक ना बनाइए। ऐसा क्यों कहा गया? फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज बैंक। अगर सारे बैंक गवर्नमेंट के बैंक हो जाएंगे, अभी देखिए, मान लो एक प्राइवेट बैंक है और एक गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है। तो लोगों का रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है गवर्नमेंट की तरफ। क्यों विश्वास करते हैं लोग कि गवर्नमेंट कहीं भागेगी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार उतर जाती है, दूसरी आ जाती है, लेकिन वो पैसा मेरा सेफ है। अगर कुछ होता है, कुछ नुकसान होता है, गवर्नमेंट उस पैसे को रिफंड करेगी। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। अगर पूरी तरह से सारा का सारा बैंक सरकारी हो जाएगा तो ये जो दूसरी वाली ब्रांच है, अगर ये भी सरकारी हो जाएगी तो इसमें भी कस्टमर्स कम हो जाएंगे, इसमें भी कस्टमर्स कम हो जाएंगे। ठीक है। इन एक्सपीरियंस स्टाफ, देखो सारे बैंक अगर नेशनलाइज हो जाएंगे तो हमको बहुत सारे एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉय वगैरह बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए। अब पढ़े लिखे होने के लिए, ज़्यादा स्किल्स होने के लिए, भैया ऐसे आदमी बहुत कम हैं जिनके पास अच्छी स्किल्स हो। ठीक है। तो कह रहा है इनएक्सपीरियंस लोगों की, इनएक्सपीरियंस लोग ज़्यादा हैं इंडिया में, एक्सपीरियंस्ड लोग कम हैं। ठीक है। तो सारा का सारा बैंक नेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं। वायलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिक्रेसी। मान लो सारा बैंक गवर्नमेंट का हो जाएगा तो आपने जो पैसा जमा करके रखा है ना, किसी भी बैंक में पैसा जमा करके रखा, वो सब गवर्नमेंट को पता रहेगा आप कितना कमाते हैं, कितना जमा करते हैं, कितना रखते हैं। आप अगर अभी प्राइवेट बैंक में कोई पैसा रखे हुए हैं तो वो गवर्नमेंट को नहीं पता चलता ना। अगर वो भी सरकारी हो जाएगा तो कहीं भी आप पैसा रखेंगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, आपकी सिक्रेसी नहीं रह जाएगी। ठीक है। लैक ऑफ इलास्टिसिटी। भैया इलास्टिसिटी, गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो कुछ रूल रेगुलेशन को बनाकर करती है, कुछ स्कीम निकालती है तभी करती है, और जिस स्कीम के तहत काम किया जाता है उस स्कीम को पूरा भी किया जाता है। बीच में उस स्कीम को छोड़ के हम दूसरी तरफ नहीं बढ़ सकते। इलास्टिसिटी मतलब जब जहाँ ज़रूरत हो उस तरफ घूम जाना। लोचदार, हिंदी में बोलते हैं इसको लोचदार। अभी जो प्रणाली है वो लोचदार प्रणाली चल रही है, जब जहाँ ज़रूरत होती है वैसे काम किया जाता है। बट सारे बैंक अगर गवर्नमेंट के हो जाएंगे तो ये लोच ख़त्म हो जाएगी, जिस तरफ ज़रूरत होगी उस तरफ नहीं, जिस तरह से रूल बना होगा काम उसी तरह से होने लगेगा। ठीक है। फुल कंट्रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि सरकार का सारा
फिनेंशियल काम कौन करता है? आरबीआई करती है। स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर सारा बैंक गवर्नमेंट का हो जाएगा तो गवर्नमेंट में इसमें तो किसी का हिस्सा नहीं होता। नेशनलाइजेशन, जो नेशनलाइज बैंक हो जाते हैं उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का हाथ नहीं होता, उसमें ज़रा भी मालिकाना हक प्राइवेट का, किसी आदमी का, किसी बिजनेसमैन का नहीं होता, वो सारा का सारा बैंक पे पूरा अधिकार गवर्नमेंट का होता। तो बताइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी क्या उस बैंक्स में? जब सारा का सारा अधिकार गवर्नमेंट का है तो उसमें कोई बाहरी पैसा कौन लगाना चाहेगा? कोई लगाना चाहेगा? नहीं लगाना चाहेगा। तो कुछ बातें अच्छी भी है और कुछ बातें गड़बड़ भी हैं नेशनलाइजेशन की वजह से। ठीक है, ये था हमारा आखिरी पार्ट, जो कि नेशनलाइजेशन चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो आपको मनी मार्केट की मिलेगी। ठीक है, और पार्ट 1 देखने के लिए अभी एंड स्क्रीन में देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। गुड लक।